विल्ट मतलब अनार का पौधा सूखना, अनार का पौधा मरना, पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, पूरा का पूरा पौधा मर जाता है। थोड़ा सा हम फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, ये सब देखेंगे, ये देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सोच कि अपना पौधा है, जो भी अपना पौधा है, ये पौधा क्यों सूखता है? देखिए, ये क्यों मैं आपको बता रहा हूं, ये इसीलिए बता रहा हूं कि जब आपका पौधा सूखता है तब आपको कोई तो भी आके ये डाल दीजिए, ये मार दीजिए, इस प्रकार से कोई ना कोई आपको ट्रीटमेंट करवाता है। पौधा वापस नए पत्ते देता भी है, लेकिन कुछ समय के बाद वापस मर जाता है। क्लियर? अभी से जितना पानी ऊपर जाता है हवा में, उतना पानी जड़ों से अंदर आना चाहिए। अगर जितना पानी पत्तों से ऊपर जाता है उतना पानी अंदर नहीं आता, तो सबसे पहले पौधों का ग्रोथ रुक जाता है। 2 नंबर, पत्ते पीले होके गिर जाते हैं। 3 नंबर, सभी पत्ते गिर जाते हैं। 4 नंबर, ऊपर से ब्रांचेस सूखना स्टार्ट होती है। और 5 नंबर, पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, मर जाता है। फिर हमें क्या सोचना है कि जैसे हमने कुआं है, कुएं में हमने पंप डाला हुआ है, मोटर, उसी से पानी हम खींचते हैं, वो पानी फिल्टर से पास होके मेन लाइन में जाता है, सब मेन लाइन में जाता है, फिर लैटरल में जाता है, और ड्रिपर से जहां पे जड़ें हैं वहां गिरता है। पौधा क्यों मरता है? जितना पत्तों से पानी बाहर पड़ता है उतना पानी नीचे से नहीं आता। तो ये पानी जो आपका प्रवास करके, उतना ट्रैवल करके वहां पे आ चुका है, वहां तक का प्रवास आपके हाथ में है। कितने एचपी का पंप लगाना, कितने डायमीटर का पाइप लगाना, कितने ड्रिपर का, डिस्चार्ज का ड्रिपर लगाना, सिंगल लैटरल डालना, डबल लैटरल डालना, कितने समय पंप चालू रखना, ये सब आपके हाथ में है। जब आपका पानी का बूंद जमीन पे पड़ता है, उसके बाद का प्रोसेस आपके हाथ में नहीं है। जैसे आपकी पाइपलाइन, लैटरल और ड्रिपर है, ऐसे ही पाइपलाइन जड़ों से लेके पत्तों तक है, जड़ों से लेके पत्तों तक है। जब आपका पानी नीचे गिरता है तो सबसे पहले जितने पत्ते हैं उतने पत्तों को जितना पानी चाहिए, जो टेम्परेचर में, जो ह्यूमिडिटी में, जो हवा में, जो सनलाइट में, फिजियोलॉजी, उतना पानी ऊपर भेजने के लिए उतनी पाइपलाइन है क्या, उतने जड़े है क्या? जड़े मतलब पाइपलाइन।
उतनी क्वांटिटी उनकी है क्या, जितना पानी ऊपर चाहिए उतना पानी फेंकने के लिए, पंप करने के लिए। एक अगर है तो क्या वो पाइपलाइन निमेटोड की वजह से चोकअप तो नहीं हुई है? क्या वो पाइपलाइन निमेटोड की वजह से चोकअप तो नहीं हुई है? 3, क्या पानी डाल डाल के वो पाइपलाइन का ऊपर का पोर्शन ऐसा अगर खींचते हैं तो क्या वो छिलका जड़ों का आपके हाथ में आता है तो फिर पाइपलाइन लीकेज है। पाइपलाइन का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, प्रेशर आएगा तो टूट जाएगी। फिर ये जो पाइपलाइन ऊपर जा रही है, फिर ये छोटी छोटी पाइपलाइन बड़े पाइप में आ जाती है, जिसे आप तना बोलते हो। जो तना आपका मिट्टी में लगा हुआ है, वहां पे आपने उस तने को मिट्टी में तो चढ़ाया, मिट्टी उसके ऊपर तो चढ़ाई नहीं है ना। अगर चढ़ाई होगी तो फंगस उसके जो पाइपलाइन है छोटी छोटी उसके अंदर उनको ब्लॉक तो नहीं किया है। उस तने में कोई इंसेक्ट आके, स्टेम होता है, शॉर्ट होल बोर, इन होल बोरर हम जिसे बोलते, उसने वहां पे पाइपलाइन को तो नहीं किया है, वो पाइपलाइन लीकेज किया, फिर वो पाइप में जाएगी, ब्रांचेस से तक पहुंचेगी। पहले जितना पानी चाहिए, जितने एरिया के ऊपर चाहिए, जितने का चाहिए, जितना कंडीशन का चाहिए उतना देते, यहां तक आपके एक बार उतना अगर हो और तो भी अगर आपका पता है तो फिर आपको ये सब चीजें चेक करनी है। और एक बार अगर ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज हो गया, वो पाइपलाइन को पंक्चर कर दिया, वो पाइपलाइन को तोड़ दिया है, तो उसके बाद आप कितना भी कंट्रोल मेजर करिए, वो पाइपलाइन का लीकेज या ब्लॉकेज आप निकाल नहीं सकते। वो पाइपलाइन का लीकेज या ब्लॉकेज आप निकाल नहीं सकते। और फिर आपका पौधा मरता है तो हम अगर मरे हुए पौधे के ऊपर कुछ खर्चा कर रहे हैं तो हम वेस्टेज ऑफ मनी है। अगर आपका पौधा सूख रहा है और आपने अगर पानी ले लिया, सिर्फ पानी, और पानी के अंदर थोड़ा सा डीएपी यूरिया डाल दीजिए और वो पानी सिर्फ आप उसके तनों में बिल्कुल अच्छी तरह से गीला कर दीजिए, वैसे ही वो पौधा नए पत्ते देता है। क्योंकि नए पत्ते आने के लिए 2-4 जड़ें भी वहां पे अगर एक्टिवेट है तो वो ये पानी को ऊपर दे देंगे, वो ये पानी को ऊपर दे देंगे और वो नया फुटान आपको दे देगा। आपको लगता है कि देखिए ये फंजीसाइड ने काम किया, ये प्रोडक्ट ने काम किया, वो पानी ने काम किया हुआ है। पानी की भी डिफिशियंसी होती है, ये आप पहले जान लीजिए। ये NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, फेरस, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये डिफिशियंसी बात की है। सबसे पहले पानी की डिफिशियंसी होती है, उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सनलाइट की डिफिशियंसी होती है, उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये सब देने के बाद ये दो चीजें अगर नहीं है, पानी और सनलाइट, तो कोई फायदा नहीं है, उसका पचन होता ही नहीं है। और पाचन अगर नहीं होगा तो बनेगा नहीं है, खाना ही नहीं बनेगा वहीं पे। विल्ट डिजीज के बारे में आपका
जो भी देखने का नजरिया चाहिए वो आपको मिल गया। जैसे आपका पाइपलाइन है पीवीसी का और एचडीपी का लैटरल, ऐसे ही पाइपलाइन जड़ है, स्टेम है और पत्तों को पानी सप्लाई कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी ब्लॉकेज या लीकेज होगा उतना पानी ऊपर नहीं जाएगा, उतना पानी ऊपर नहीं जाएगा, तो वहां पे उतना आपको खाना नहीं बनेगा, फिर पौधा वीक होगा और फिर पौधा मरेगा, फिर पौधा मरेगा। तो अभी ये पाइपलाइन लीकेज और ब्लॉकेज करने के लिए कौन कौन काम करता है? सिरेटोसिस्टिस, फ्यूजारियम, मैक्रोफोमिना, राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा और बैक्टीरियल ब्लाइट, तेलिया। ब्लॉकेज करता है निमेटोड, लीकेज करता है स्टेम बोरर, पिन होल बोरर, व्हाइट ग्रब और आपका दीमक, टर्माइट्स। ये है अलग अलग सिम्टम्स आपके पौधों को जब मरता है तब दिखते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ ये सिरेटोसिस्टिस से मरा हुआ है, ये फ्यूजेरियम से मरा हुआ है। अपना एटीट्यूड विल्ट डिजीज के प्रति यही होना चाहिए कि हमारा पौधा पहले दिन से मरने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। उस प्रकार की मिट्टी, उस प्रकार का पानी, उस प्रकार की जो भी कष्ट हम करते हैं वो उस प्रकार से करेंगे। एक एक देखते हैं। अभी आपके खेत में एक ब्रांच पीली होके वो पौधा मरता है, उसे फ्यूजारियम विल्ट कहा जाता है, उसे फ्यूजारियम विल्ट कहा जाता है। ये जड़ों से तनों में आता है और उधर जाने वाला जो भी पानी है उसको खत्म कर देता है। फिर वहां पे स्ट्रेस आ जाता है और वो पत्ते पीले होके गिर के वो ब्रांच मर जाती है, फिर सेकंड ब्रांच के ऊपर अटैक करता है। इस प्रकार के अंदर आपको ब्राउनिश स्ट्रिप्स मिलेगी। अगर आप उसको खोदेंगे तो ब्राउनिश स्ट्रिप मिलेगी। क्लियर? एक एक ब्रांच मरती है, एक एक ब्रांच मरती है। दूसरा जो आता है वो है सिरेटोसिस्टिस। सिरेटोसिस्टिस हमेशा आपको ज्यादा तकलीफ देता है समर में। जब बारिश आती है, मिट्टी गर्म है, आप एक तो फूला पानी देते हो गर्म मिट्टी में, तपी हुई मिट्टी में, और वो जो मॉइस्चर है वो स्टेम की तरफ चला जाता है। और अगर आपने स्टेम को मिट्टी में डाला हुआ है और पहले दिन से एक ही ड्रिपर से स्टेम के अंदर पानी डाला है, तो ये सिरेटोसिस्टिस आपके खेत में ज्यादा आएगा। और ये 3 से 4 दिन में, क्योंकि ये जो कॉलर है, ये जो मिट्टी में डाला हुआ आपका स्टेम है, ये पूरा सड़ जाता है। जब इसको पानी आ जाता है गर्म पानी, तो ये पूरा का पूरा 2 दिन में पूरा सड़ जाता है और 3 से 5 दिन में आपके पौधे का हालत ऐसी होती है। अगर आप 3 से 5 दिन में एक बार खेत में जाते हो तो आपको बीच में ही एक पौधा ऐसा मरा हुआ मिलेगा, आप बोलेंगे इसके ऊपर बिजली पड़ी है, बिजली चमकती है ना, तो वो पड़ी है ऐसा आपको लगता है। वो है आपका स्टेम बोरर, सॉरी ये है आपका सिरेटोसिस्टिस। एक बार सिरेटोसिस्टिस वहां पे आ गया, ये यहाँ पे इसने पूरा का पूरा डिकम्पोज कर दिया। यहाँ पे स्मेल आता है
आपके शराब के जैसा, दारू के जैसा अल्कोहलिक स्मेल आता है। फिर आपका स्टेम बोरर उसके तरफ अट्रैक्ट होता है। ये ड्राई हुआ है, ये ड्राई हुआ है, इसके ऊपर वो अटैक करेगा, उसको अंदर जाने के लिए मदद होगी। ये है आपका सीरेटोसिस्टिस। सीरेटोसिस्टिस इसीलिए गर्मी में खुला पानी देना और स्टेम तक उसकी नमी जाना, ये सीरेटोसिस्टिस को बढ़ावा देता है। स्टेम मिट्टी में डालना, ये सीरेटोसिस्टिस को बढ़ावा देता है। प्लांटेशन के टाइम एक ड्रिपर से स्टेम में पानी डालना और 6-7 महीने एक ही ड्रिपर से पानी स्टेम में डालना सीरेटोसिस्टिस को बढ़ावा देता है। जो भी जमीन से वाटर शूट आते हैं और गीली जमीन जब होती है मिट्टी, तब वो वाटर शूट को निकालना और वहां पे कॉपर नहीं डालना, वो आपका सीरेटोसिस्टिस को बढ़ावा देता है। सीरेटोसिस्टिस ये मैनमेड डिजीज है। सीरेटोसिस्टिस ये मैनमेड डिजीज है। आप उसको लाते हो, पौधे ही अगर आपने ऐसे पौधे से लाए हैं जिसके अंदर सीरेटोसिस्टिस है, आपको कोई नहीं बचाएगा, आपके आप ही सीरेटोसिस्टिस आएगा। फिर एक पौधा मर गया, वहां पे उतना इनोकुलम उसका आ गया, फिर बारिश के सीजन में पानी के साथ में, ड्रिप के पानी के साथ में एक जगह से इधर और इधर वो बिल्कुल लाइन लेके फिर चालू हो जाता है, क्योंकि वहां पे आ गया। और उसी के ऊपर पिन होल बोरर ज्यादा अटैक करता है, और ये पिन होल बोरर वहां पे अच्छे पौधे के ऊपर भी अटैक करेगा, क्योंकि ये जो ड्राई हुआ पौधा है, इसके अंदर एक स्टेम में अगर वो 500 रह सकते हैं, 250 मेल 250 फीमेल, अगर ये 250 कुटुंब वहीं पे रह सकते हैं, वो वहीं पे अंडा देते हैं और अंडा से वापस उनके बच्चे निकलेंगे, तो ये जो है ये वहीं पे उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उनका घर उनको करना है, तो बाजू वाले पौधे पे भी अटैक करते हैं और फिर पिन होल बोरर आपके खेत में बढ़ता हुआ जाता है। जो पौधा आपका थोड़ा सा वीक हुआ है, जिस पौधे के पत्ते छोटे निकले हुए हैं, जिस पौधे के स्टेम में पानी कम हुआ है, वहां पे ये पिन होल बोरर बढ़ेगा, वहां पे ये पिन होल बोरर बढ़ेगा। राइजोक्टोनिया और पिथियम ज्यादा पानी के वजह से आने वाली फंगस है। पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी आप डालते रहते हो और आप देखते हो व्हाइट रूट, देखिए कितना जबरदस्त व्हाइट रूट है, लेकिन उसके पीछे वाले जो जड़े हैं, वो अगर हाथ में लेके आपने ऐसे ले लिया या उसको ब्लैक कलर के स्पॉट आए हुए हैं, तो वहां पे आपको लीकेज हो चुका है, पानी ऊपर नहीं जाएगा, पानी ऊपर नहीं जाएगा। और जितना ज्यादा पानी आप डालोगे पौधे में, अगर पानी नहीं गया तो आपका पानी कहां पे रहेगा? मिट्टी में रहेगा। ये पौधा आपका वीक हुआ है, इसके जड़ें सड़ चुकी है, उसके बाजू वाले जड़ें, पौधे की जड़ें नहीं सड़ी हुई है, लेकिन बाजू वाला पौधा पानी उठा रहा है जमीन से और ये पौधा पानी उठा नहीं रहा है। तो जो भी आपने 40 लीटर पानी दिया था, पौधे ने अगर 10 लीटर उठाना था तो वो नहीं उठाया, लेकिन बाजू वाले पौधे ने उठा दिया, तो वहीं पे आपको तो पानी डालना पड़ेगा। तो ये ट्रिपर भी यहीं पे पानी डालेंगे और 3-4 पानी के बाद में यहाँ पे ज्यादा पानी होगा, मतलब ज्यादा डिजीज आएगा, मतलब पौधा मरेगा। देखिए खेत में जब हम काम करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि अरे यार ये तो पानी नहीं ले रहा है, बाजू वाला पौधा पानी ले रहा है, मैं वहीं पे ये पानी डाल रहा हूँ तो वो तो पी रहा है, इसलिए वहां पे पानी कम हो रहा है मिट्टी में, यहाँ पे तो पीता ही नहीं है क्योंकि पाइपलाइन लीकेज है। तो फिर ये पानी के ऊपर पानी, पानी के ऊपर पानी, और फिर हम उसको ज्यादा मारते हैं, ज्यादा मारते हैं। क्लियर?
मैक्रोफोमिना, छोटा पौधा लगवा दिया, मर गया। स्टेम के अंदर पानी डाल दिया, वो पूरा का पूरा स्टेम सड़ गया, पूरा का पूरा पौधा आपका मर जाता है। ये बहुत कम आता है। फ्यूजेरियम और सिरेटोसिस्टिस सबसे ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा आती है। और फिर पानी के साथ में भी वो बढ़ती है। इंसेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये पिन होल बोरर उसको भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फिर उसको वो मारते हैं। तो मेन आपका नर्सरी का पौधा कहां से आ रहा है वो आपको देखना है। खुले पानी से भी ये बढ़ेगा, निमेटोड और इंसेक्ट से भी ये बढ़ेगा। कहां पे विल्ट डिजीज ज्यादा आता है? विल्ट डिजीज सबसे ज्यादा आता है जहां पे ब्लैक मिट्टी में ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी में 60% से ज्यादा पानी पकड़ने वाली मिट्टी में आपका विल्ट ज्यादा आएगा। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके खेत में अगर पानी भरता है एक रात दो रात तो भी पूरा अगर सबमर्ज है, पूरे के पूरे जड़ें अगर पानी में भरी हुई है तो आपके यहाँ पे विल्ट आएगा। 2019-2020 में सांगोला अटपाडी एरिया में जो बारिश हुई थी वहां पे खेत में पानी भरा था, उसके बाद वहीं पे पिन होल बोरर आया और पौधे मरना चालू हुआ। कहां पे भी आपके खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। अगर आपने स्टेम को मिट्टी में डाला हुआ है आपके यहाँ पे विल्ट आएगा ही। और यहां से जो भी आपके वाटर शूट निकलते हैं इसको अगर आपने निकाल लिया और जख्म कर दिया वहां पे आपका विल्ट आएगा ही। जमीन के अंदर जहां पे जड़े जाते हैं वहां पे अगर कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है और उसके अंदर जब ये जड़े जाएंगी तो आपके यहाँ पे विल्ट आएगा ही। आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये मिट्टी में अगर बहुत सारा निमेटोड आ चुका है, जड़ों को हर एक जड़ों को गांठें बन चुकी हैं, जितना पानी ऊपर चाहिए उतना पानी अगर ऊपर नहीं जाएगा तो आपके यहाँ पे विल्ट आएगा ही, जो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्लियर? जो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कैल्शियम कार्बोनेट की मिट्टी है और लगवा दिया, मरेगा ही। लेकिन दूसरा कोई भी फसल वहीं पे नहीं आता। ज्यादा पानी या कम खर्चे में हम अनार खेती से ज्यादा मुनाफा पाते हैं। लेकिन कंसिडर करना है कि जैसे उसके जड़े तो पौधा अपना मर, तो प्लांटेशन करना भी है तो हमें पता होना चाहिए हमारे लिमिटेशंस, फिर लगवा दीजिए। कटिंग मटेरियल आपने लाया तो ये मटेरियल का कभी भी सक्सेसफुल का मरेगा ही, पौधा मरेगा ही। क्लियर? अभी थोड़ा बहुत अगर पौधा आपको बचाना है या विल्ट आपके पास नहीं आने देना है तो आप 3 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार और 1 जुलाई ऐसा है, आपको कार्बनडिज्म से आता है 1 ग्राम प्लस
साइपरमेथ्रिन और क्लोरपाइरिफॉस 3 ml 1 लीटर पानी में लेना है। 1 लीटर पानी में लेना है और 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को प्रोपिकोनाजोल, जो टिल्ट नाम से मार्केट में जाना जाता है, 1 ml प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम पर लीटर लेके आपको ड्रेंचिंग करना है। कितना लीटर पानी डालना है? अगर आपका पौधा 1 साल का है तो 1 लीटर डालना है, 2 साल का है तो 2 लीटर डालना है, 3 साल का है तो 3 लीटर डालना है, 4 साल का है तो 4 लीटर डालना है और 5 साल का है तो 5 लीटर डालना है, 6 साल का है तो भी 5 लीटर डालना है। कहां पे डालना है? 6 साल के बाद का कितना भी बड़ा पौधा रहे, आपको 5 लीटर पानी ही डालना है। कहां पे? जहां पे तना है उसके बाजू में। जड़ों में कभी भी फंजीसाइड मत डालिए। जहां पे व्हाइट रूट होते हैं, जहां पे ड्रिपर होते हैं, वहां पे केमिकल मत डालिए। वहां पे अगर आपने केमिकल फंजीसाइड डाल दिया, जितना भी फंगस और बैक्टीरिया वहीं पे ग्रो कर रहा है, उनको आप तकलीफ देंगे। इसीलिए ये जो स्टेम है, ये स्टेम को गीला करना है। फोटो में जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये बिल्कुल इसको गीला करते हुए आपको ये यहाँ पे डालना है, ट्रंक में डालना है। क्लियर? जनवरी में बाविस्टिन प्लस क्लोरपाइरिफॉस अधिक साइपरमेथ्रिन, अप्रैल में प्रोपिकोनाजोल प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट, जुलाई में कार्बनडिजम प्लस क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन और अक्टूबर में प्रोपिकोनाजोल प्लस इमामेक्टिन बेंजोएट। 4 एप्लीकेशन हमेशा के लिए। ब्लैक मिट्टी में अगर आपका प्लांटेशन है, स्टेम अगर अपने मिट्टी में डाले हुए है, तो हमेशा के लिए ये एप्लीकेशन करिए। आपको पिनहोल बोरर और जो बिल्ट आता है उससे राहत मिलेगी। नीचे निमेटोड कंट्रोल करना पड़ेगा। ये फंगस और इंसेक्ट के लिए मैंने बात किया है। उसके बाद हर साल एक बार आपको ऑर्गेनिक कल्चर डालना है। साल में एक बार बेसल डोज के साथ में ऑर्गेनिक कल्चर डालना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो टॉपिक है उसके अंदर ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है? इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है? प्रति पौधा 1 किलो हमें इसको डालना है। फंगस से आने वाला विल्ट। उसके बाद है स्टेम बोरर। स्टेम बोरर का अंडा होता है, इल्ली होती है, प्यूपा होता है और एडल्ट होता है। ये अंडे डालते हैं, अंडे से इल्ली निकलती है, उसका प्यूपा होता है इस प्रकार से, और फिर उससे एडल्ट निकलता है। ये साल में एक बार उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। जब मानसून आता है, पहला बारिश होता है, पहले बारिश में ये अंडा डालेगा, वो अंडे से इल्ली निकलेगी, ये इल्ली से कोश बनेगा और फिर बारिश होते समय ये बाहर निकलेगा। और ये मेल है तो फीमेल को ढूंढेगा, फीमेल है तो मेल को ढूंढेगी और मीटिंग करेगी। और फीमेल ये जो आपका स्टेम है, इसके आजू बाजू में 1 फीट पे अंडा डालेगी। जो भी तृणवर्गीय तने हैं, लंबे पत्ते वाले तन,
उसके जड़ों के ऊपर ही अंडा डालती है, उसके जड़ों के ऊपर ही अंडा डालती है। या जहां पे भी ये आपकी ब्रांचेस है, जहां पे गीला गीला होता है, थोड़ा सा नमी पकड़ा हुआ, वहां पे अंडी डालती है, क्रैक्स में अंडी डालती है। और ये फीमेल ने अंडी डाल दिया तो फिर ये आपके घर के तरफ आती है और वहां पे लाइट को लग के नीचे गिरती है और आप बोलते हैं मुर्ग का कीड़ा आ गया, इसका दर्शन ले लीजिए। उसके ऊपर आप हल्दी कुमकुम डालते हो और दर्शन करते हो, वो है आपका स्टेम बोरर। इस प्रकार से होता है उसका मुंह, देख लीजिए कितना जबरदस्त होता है, वो बिल्कुल मैंगो में भी आता है। देख लीजिए ये अंदर जाके फिर प्यूपेट होता है, लेकिन प्यूपेट होते समय देख लीजिए इसने यहाँ पे कट कर दिया है, इधर कट कर दिया, थोड़ा सा पोर्शन बचाया है, पूरा ओपन नहीं किया। अभी प्यूपेशन में जाएगा और जैसे ही बारिश होगी तो उसको पता चलेगा ह्यूमिडिटी बढ़ी है, तो ये तोड़ के यहां से एडल्ट बाहर निकलेगा, एडल्ट बाहर निकलेगा। इस प्रकार से अंदर ये कोश अवस्था में रहता है और इस प्रकार का भूसा ये बाहर डालता रहता है, इस प्रकार से भूसा बाहर डालता है। ये है इसका मेल और ये है फीमेल। मेल फिर जाता है ऊपर का छिलका खाने के लिए और फीमेल मर जाता है अंडा देके। और ये है आपके घर में आके इसका आप दर्शन लेते हो, वो आपका स्टेम बोरर है। साल में एक बार आता है, होल करता है, ऊपर का पाइपलाइन लीकेज करता है, फिर वो पौधा वीक हो जाता है। पहले साल उसको बहुत ज्यादा फूल आते हैं, आपको लगता है कि बढ़िया स्टोरेज है, तो स्ट्रेस में इसीलिए ज्यादा फूल वो दे रहा है। क्लियर? जो मैंने आपको पूरा का पूरा कैसे अंडा देता है और कैसे वो बढ़ता है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बोल दिया। उसके बाद है पिन होल बोरर, शॉर्ट होल बोरर। सबसे ज्यादा आज के तारीख में तकलीफ देने वाला अगर कोई है तो वो है पिन होल बोरर। इसमें भी अंडा होता है, इल्ली होती है, कोश होता है और एडल्ट होते हैं। और इसका लाइफ साइकिल साल में 2 बार होता है, 2 बार ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इस प्रकार की छोटी छोटी अंडे वो देता है, ये अंडे से एडल्ट तक ऐसे वो बढ़ता है। इसका डैमेजिंग स्टेज है एडल्ट, वहां पे इल्ली खा रही थी, यहाँ पे ये खाएगा और इसके जो दांत है वो देख लीजिए बिल्कुल हार्ड होते हैं, बिल्कुल हार्ड होते हैं। साल में 2 बार इसका लाइफ साइकिल रहता है। अभी पिन होल बोरर के ऊपर थोड़ा समय ज्यादा बढ़ूंगा, क्योंकि ये अगले 5 साल में ऑल ओवर इंडिया में आने वाली है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये केमिकल कीटनाशक से कंट्रोल न होने वाली समस्या है। इसके जब तक प्रेडेटर या पैरासाइट उसको दूसरा कीटक ये तकलीफ है। आपके खेत में अगर बाम्बू आया तो उसको क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइक्लोथ्रिन के पानी में डुबो के लेना। इसका एंट्री होता है, इसका एंट्री होता है, आपने देखा होगा बाम्बू के ऊपर बारीक 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 होल होते हैं। सेकेंड, जब यहाँ पे कोई पौधा मरेगा उसको तुरंत के बाहर लाके जला दीजिए। रात भर भी अगर आपने वहां पे रखा तो वहां पे पिन होल बोरर तो वो दूसरे पौधे में निकल जाता है। उसका एक जगह पे कलेक्ट करके मत रखिए, उसको जला दीजिए, तब जाके आप उसका पॉपुलेशन कम करोगे।
आपके पौधे में पानी नहीं होना। आप अगर मुर्ग बहार पकड़ते हैं तो मुर्ग बहार में महीने कितना % डिफोलिएशन होना चाहिए ये बोल दिया है, उतना ही % डिफोलिएशन होने दीजिए। मुर्ग बहार में मई के महीने में झाड़ों तो के अंदर का पानी कम होगा और उसके अंदर एंट्री करने की आसानी होगी। जहां पे ज्यादा पानी वहां पे पिन होल बोरर ज्यादा अटैक नहीं करेगा। जहां पे स्टेम आपकी उड़ी है वहां पे वो ज्यादा अटैक। एक बार उसने अंदर एंट्री कर लिया, वो आपका लकड़ी खाने के लिए नहीं, वो लकड़ी वो उसका घर है, अंदर उसका घर बनाता है और वो घर में एम्ब्रोसिया नामक ग्रोथ करता है और वो फंगस वो जिंदा रहते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह ये फ्यूजेरियम क्योंकि वो डैमेज करते कर लिया दूसरे जगह पे फंगस को छोड़, वो फंगस भी वहीं पे। क्लियर? इसीलिए ये अगर आपके खेत में आपको नहीं चाहिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल बारिश आने के तुरंत बाद, और वो जो मैंने आपको 3 कंडीशन 4 एप्लीकेशन बोले, जनवरी, जुलाई, अप्रैल और अक्टूबर, वो आपको करना है। और ठंड चालू होने के तुरंत बाद या चालू होने से पहले आपको पेस्टिंग करना है। पेस्टिंग करना इस प्रकार से उसका अंडा होता है, उसका इल्ली होता है और उसका प्यूपा होता है, अंदर के अंदर ही होते हैं। और इस प्रकार से छोटे छोटे होल करता रहता है, अंदर टनल करता है और इसके अंदर वो फंगस का ग्रोथ करके वहां पे उसके स्पोर्स के ऊपर खाता है। देख लीजिए, बढ़िया अंदर काम करता है, उसका काम उतना ही है। और फिर जितना पानी चाहिए उतना पानी ऊपर नहीं जाएगा, फिर पौधा आपका सूखेगा। और वो स्टेज में अगर आपके यहाँ पे फल होंगे तो फिर ज्यादा पानी लगता है तो वहां पे पौधा आपका जल्दी मरेगा। बारिश होने के 1 महीने से अंदर अभी टाइम है आपका। अभी जब भी आपके यहाँ पे मानसून का बारिश आएगा, मानसून का बारिश होने के बाद 1 महीने के अंदर आपको मेटाराइजम प्लस बिवेरिया 5-5 ml लेना है और उसको आपको पूरे स्टेम को वॉश करना है। स्टेम के बाजू में 1 फीट का पूरा एरिया गीला करना है, वॉश करना हो, गीला करना है, सिर्फ स्प्रे नहीं करना। जब तक उसके अंडे तक, उसके इल्ली तक आप नहीं पहुंचाएंगे मेटाराइजम और बिवेरिया, तब तक वो नहीं मरेगा। ये करने के तुरंत 1 महीने बाद क्लोरपाइरिफॉस अधिक साइपरमेथ्रिन से वापस सेम आपको गीला करना है। अगर आपका उधर का चल रहा है तो आप मत करिए, उधर आपने डाला है उसके अंदर, तो आपको गीला करना है। और जैसे ही ठंड चालू होगी, हर साल ठंड चालू होने से पहले आपको 1 लीटर पानी में 300 से 400 ग्राम लाल कलर की मिट्टी, जिसे गेरू बोलते हैं, काव बोलते हैं, पोला होता है ना, बैल पोला, उसके दिन हम बैल को लगाते हैं। कहा घर के बाजू में लाल कलर लाने के लिए भी ये मिट्टी का इस्तेमाल होता है। वो लेना है आपको 300 से 400 ग्राम। उसके साथ में लेना है COC 3 ग्राम, क्लोरपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन 3 ml या प्रोक्लेम 2 ग्राम, दोनों में से एक लेना है आपको। दिखता है ये पे आपको, दोनों में
उसके बाद आजाडिरेक्टिन 300 ppm 5 ml और नॉन आयनिक स्टिकर लेना है, स्प्रेवेल या 0.2। इसका अच्छी तरह से घोल बनाना है और पूरा का पूरा जो स्टेम है, ये स्टेम में आपको इसको लगवाना है। जहां तक लगा सकते हो वहां तक लगवाना है, लेकिन बारिश के सीजन में लगाओगे तो वॉश आउट होगा। गर्मी के सीजन में लगाओगे तो ये मिट्टी अंदर का मॉइस्चर खींच के आपका ऊपर का छिलका जो है उसको डैमेज करेंगे, तो वो भी केयर आपको करना है। क्लियर? तो स्टेम बोरर और पिन होल बोरर आपका कंट्रोल होगा। उसके बाद है निमाटोड। ये आने के बाद कुछ नहीं होगा, ये सब प्रिवेंटिव बोल रहा हूं मैं आपको। आपके खेत में नहीं आना चाहिए, इसीलिए वो स्टेज में काम करिए। कभी भी उठ के केमिकल मत डालिए। बहुत सारे लोग अभी हर महीने केमिकल डाल रहे। जितने ज्यादा केमिकल डालोगे उतने केचुए आप मारोगे। केचुए नहीं मरना चाहिए, वही मिट्टी को जिंदा रखते हैं। उसके बाद है निमेटोड। निमेटोड मतलब सूत्रकृमि। इसके अंदर अंडा होता है, उसके बच्चों को जुवेनाइल बोलते हैं और फिर एडल्ट होता है। ये उसका लाइफ साइकिल है। ये एक फीमेल 300 से 500 अंडा डालती है। ये जो आपका जड़ के ऊपर ये जो गांठ होती है, ये गांठ के अंदर एक फीमेल होती है। ये फीमेल उससे अंडा मिट्टी में डालती है और वो अंडे हैं उसके 300 से 500। और मजे की बात ये है, ये फीमेल को मेल की जरूरत नहीं होती है। अंडा देने के लिए मेल की जरूरत नहीं होती है। अभी आपके यहाँ पे कितनी गांठें हैं और कितने अंडे आते होंगे वो आप देख लीजिए। इसीलिए जब तक आपके यहाँ पे निमेटोड नहीं है तब तक आपको काम करना है। जब आपके यहाँ पे निमेटोड आएगा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी में पूरा का पूरा निमेटोड भर जाता है। पहले 2 साल 3 साल अपने यहाँ पे निमेटोड बिल्कुल नहीं है, और 4 साल के बाद उसके यहाँ पे एक भी जड़ नहीं होती जिसके ऊपर निमेटोड नहीं है। एक भी जड़ नहीं होती है जिसके ऊपर निमेटोड नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आने से पहले काम करिए। जब निमेटोड की जो गांठ होती है, ये जड़ों से निकाल नहीं सकते। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग की गांठ है। नाइट्रोजन फिक्सिंग की जो गांठ होती है, ये आप निकाल सकते हो, जड़ से बाहर कर सकते हो। एक बाजू में लगी रहती है। लेकिन निमेटोड की जो गांठ होती है, ये पूरा का पूरा स्वेलिंग होता है, इस प्रकार की होती है, आप इसको निकाल नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? तो कंफ्यूजन नहीं करने को। कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको बोलना भैया ऐसा ऐसा है, मैंने तो ऐसा सुना है। ठीक है? तो इस प्रकार से ये निमेटोड होते हैं और वो उसका जो पॉइंटेड एक सिरिंज जैसे होता है, उसको अंदर डाल के डैमेज करता रहता है। और वो डैमेज से फिर आपका फ्यूजेरियम है या सिरेटोसिस्टिस है, या अंदर एंट्री कर लेता है। इस प्रकार की गांठें बन जाती है बाद में। इस प्रकार के व्हाइट रूट चाहिए, लेकिन इस प्रकार के व्हाइट रूट के ऊपर भी आपको निमेटोड मिलता है और बाद में सभी जड़ें इस प्रकार की बन जाती है। कितना भी यहाँ पे आपके व्हाइट रूट डेवलपमेंट होने दीजिए, कितना भी, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे जो गांठें ऊपर खाना नहीं देती। इसीलिए रूटिंग जो मैं बाद में बता रहा हूं, रूट प्रूनिंग, यहां से हमेशा कट, इसको कलेक्ट करके बाहर जला और यहां से वापस नए व्हाइट रूट करिए। ये मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्रकार से हर एक जड़ के ऊपर अगर इतना निमेटोड है
तो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं। ऊपर वो पानी नहीं जाने देंगे, खाना ही नहीं जाने देंगे। इसीलिए जब भी आपको इंटरक्रॉप करना है, इंटरक्रॉप करना है तो सोच से जिसको निमेटोड आता है वो इंटरक्रॉप आपको नहीं करना है। जिसको आपको निमेटोड आता है वो इंटरक्रॉप नहीं करना है। इंटरक्रॉप मतलब अंतरपीक। अनार के अंदर पहले 2 साल आप कुछ ना कुछ लगाते हो ना, तो जिसको निमेटोड आता है वो आपको नहीं करना है। जितनी लाइट सॉइल, जितनी सैंडी सॉइल उतना निमेटोड ज्यादा, जितना एरेशन ज्यादा उतना निमेटोड ज्यादा। और ये जो है रूट नॉट निमेटोड मेलेडोगाइनी जो है ये आपके जड़ों को डैमेज करता है, जड़ों को डैमेज करता है और फिर खाना पानी नहीं जाने देता। और जो भी फंगस है मिट्टी के अंदर उसको अंदर एंट्री करने के लिए जख्म तैयार करके देता है। फिर पौधा आपका पीला होता है, फिर पौधे के पत्ते छोटे आते हैं, फिर पौधा आपका मर जाता है। अकेला निमेटोड कभी भी पौधा नहीं मारता। ये जो निमेटोड ने जड़ों के ऊपर जो गांठें किया हुआ है इसी से पौधा आपका कभी नहीं मरेगा। लेकिन यहाँ पे जो भी बाकी सेकेंडरी डिजीज है जैसे कि फ्यूजारियम, सेरेटोसिस्टिस, पिथियम, राइजोक्टोनिया, ये अटैक करते हैं। या ये गांठें बनी है इसलिए ऊपर पानी कम जा रहा है, तो ये जो स्टेम है इसके अंदर मॉइस्चर कम हुआ है, पानी कम हुआ है, तब जाके पिन होल बोरर उसके अंदर एंट्री करेगा। फिर ये एक साथ में सब लोग आते हैं और पौधे को मार देते हैं, पौधे को मार देते हैं। क्योंकि ये जो निमेटोड अगर पौधे को मारेगा तो फिर ये किसके ऊपर जिंदा रहेगा, इसलिए वो नहीं मारता। उसके बाद में जो आते हैं ना वो मारते हैं। लेकिन गोवा, अमरूद जो है उसके पौधे सिर्फ निमेटोड मारता है क्योंकि पत्ते बड़े, पानी ज्यादा लगता है। जो आपका तरबूज खरबूज है उसको पानी बहुत ज्यादा रहता है, उसको अगर निमेटोड आ गया तो वो पौधे को मार देता है, मार देता है। अभी आपके पास कैसिलोमाइसिस लिलियासिनस ये एक प्रोडक्ट है। उसके बाद केमिकल में निमिड्स और विलियम प्राइम ये 2 प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक कल्चर और नीम केक ये प्रोडक्ट आपके पास है। और ये एक ऑर्गेनिक का वो निमैट करके प्रोडक्ट है 4 ml पर लीटर, 4 ml पर लीटर। इसमें आप निमातोड जो है भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। सपोज निमातोड या गोनेमाट या विलियम प्राइम इसको आपको इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, जब आप प्लांटेशन करोगे, जब आप प्लांटेशन करोगे वहां से जब तक आपका पौधा रहेगा, वहां से जब तक आपका पौधा रहेगा हर अमावस्या 100 ml पर एकड़ इसके कंसिस्टेंसी आपको रखना है। क्लियर? अगर आप ये नहीं करोगे तो गो निमैट या विलियम प्राइम जब आप पौधा लगाएंगे ये 4 ml पर लीटर और ये ½ ml पर लीटर जब आप पौधा लगाएंगे तब यहाँ पे आप
1 लीटर सॉल्यूशन डाल दीजिए, दोनों में से एक, दोनों में से एक। प्लांटेशन के टाइम 1-1 लीटर सॉल्यूशन डालना है, और जब पौधा बड़ा होगा तब 2 लीटर डालना है। ड्रिपर के नीचे 2 लीटर सॉल्यूशन डालना है गोंड निमैट का। और उस टाइम वैलियम प्राइम आपको लेना है 1 ml, बड़ा होने के बाद 1 ml पर लीटर, और 2 लीटर सॉल्यूशन डालना है, मतलब 2 ml वैलियम प्राइम पर प्लांट जाएगा। अच्छी तरह से सुन लीजिए। पहले मैंने बोला अगर कंसिस्टेंसी आपके पास है तो हर अमावस्या, जो मेरा रिकमेंडेशन है, हर अमावस्या 100 ml 1 kg गुड़ में अधिक टू 100 लीटर पानी में 12 घंटे से 48 आवर्स उसको रखना है और ड्रिप से चलाना है। ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हुई। उसके लिए आपको कंटिन्यूस देना है, हर महीने नई निमैटोड आएगा। उसके बाद वो निमैट करके प्रोडक्ट है, ये आप 4 ml पर लीटर लेना है, और 1 लीटर सॉल्यूशन आपको जब प्लांटेशन करोगे तब डालना है। या केमिकल में आपको वैलियम प्राइम लेना है तो आधा ml पर लीटर लेके आपका 1 लीटर सॉल्यूशन यहीं पे जाएगा। क्लियर? जब आपका पौधा बड़ा होगा, बाहर ट्रीटमेंट आप उसकी चालू करेंगे, तब आपको 4 ml गोंड निमैट प्रति पौधा जाना चाहिए, और 2 ml वैलियम प्राइम प्रति पौधा जाना चाहिए। तो हिसाब से आप पानी में मिक्स करके डाल दीजिए, पानी में मिक्स करके डाल दीजिए। क्लियर? अभी अगर निमिट्स आपको इस्तेमाल करना है, तो जब आप नया प्लांटेशन करोगे तो प्लांटेशन से पहले 1 फीट का जो एरिया है वहां पे 10 ग्राम पर प्लांट डाल दीजिए प्लांटेशन के टाइम। और जब आपको बड़े पौधे को देना है तो 10 ग्राम पर ड्रिपर, 10 ग्राम पर ड्रिपर। और ड्रिपर अगर आपके 4 के ऊपर है, 2 ड्रिपर होंगे तो 20 ग्राम लगेगा, 3 ड्रिपर होंगे तो 30 ग्राम लगेगा, 4 ड्रिपर होंगे तो 40 ग्राम लगेगा। लेकिन 4 ड्रिपर से ऊपर ड्रिपर सपोज इनलाइन आपने डाली हुई है तो भी आपका 40 ग्राम पर प्लांट ये डोज रहेगा, 40 ग्राम पर प्लांट ये डोज आपका रहेगा। अमावस्या नेमाटोड लिक्विड फॉर्मुलेशन में वैलियम प्राइम और गोंड निमैट प्लांटेशन के टाइम आपको डालना है, और बाद में डालना है, वो डोज मैंने बता दिए। और निमिट्स का प्लांटेशन के टाइम प्रति पौधा ग्राम डालना है, और डालोगे तो पर 10 ग्राम। ड्रिपर अगर ज्यादा है तो भी ज्यादा डालना। कंसिस्टेंसी आप, और अगर आप वहीं पे मैरी का प्लान कर सकते हो, का प्लान कर सकते हो, तो 2 पौधे बीच में या अनार का इसके आप दीजिए। इसके जो जड़ एक छोड़ते हैं जो अल्टरनेटिव साइड का पौधा है, इसको सूखने दीजिए, उखाड़िए मत, सूखने दीजिए, और मल्चिंग के लिए वहीं पे इस्तेमाल करिए, और निमैटोड कंट्रोल होगा, और निमैटोड कंट्रोल होगा। जो मैंने आपको गोबर खाद बनाने को डालने को बोला, उसके अंदर मैंने मुर्गी का खाद डाला हुआ है, वो भी आपको निमैटोड कंट्रोल में रखेगा। अगर आप राजस्थान से हो और आपको अगर बेट मैन्यूरिंग मिलता है, बेट मतलब चमकादड़, चमकादड़ ज्याला वटवागळ पण म्हणतात, बोलो, रात के टाइम आती है, दिन में उसको दिखता नहीं है,
बर्ड है या पिंपल है उसके पेड़ के ऊपर बैठी रहती है, तो वो जो है उसको आपको जहां जहां रहती है हवेलियों में, जो हवेलियों में कोई नहीं रहता वहीं पे वो रहती है, उसका जो लीटर है विस्टा है वो डाल दीजिए 25 केजी पर एकड़, आपका निमेटोड चला जाएगा 25 किलो पर एकड़, ये डाल दीजिए। अगर आपके पास राइडे का कचरा है, राइडे का कचरा मतलब मोरी, मस्टर्ड, वो कचरा आप 2 से 5 केजी 2 से 5 केजी पर प्लांट डाल दीजिए, 2 से 5 केजी पर प्लांट डाल दीजिए। आपको राइडे के कचरे से फ्यूजेरियम का भी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। ये सब ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट है, वो भी करते रहिए। सिर्फ निमिडसेन, वेलियम प्राइमेरिसी से ये भी करिए, बाकी जो चीजें हैं उसके बाद अगर आपका कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम बाकी चीजों को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? कंसिस्टेंसी चाहिए, एक के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, क्योंकि इतनी सारी करोड़ों केजी मिट्टी में आप एक चीज इस्तेमाल करके निमेटोड को नहीं मार सकते, निमेटोड को नहीं मार सकते। उसके बाद है व्हाइट ग्रब। ये पौधे को मारती नहीं है, लेकिन छोटा पौधा है और गोबर खाद आपने ऐसा डाला है कि जिसके अंदर बहुत सारी ये व्हाइट ग्रब है, तो फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अलग अलग होस्ट पे ये आता है और अभी उसका सीजन चालू हुआ है, अभी उसका सीजन चालू हुआ है। लास्ट बैच के एक पार्टिसिपेंट ने डाला कि ये क्या है, अभी अनार के पत्ते भी खा रहा है, फूल भी खा रहा है, तो दूसरे ने रिप्लाई वहीं पे किया, जैसे मैंने आपको बोला कि उसके बाद मैं सिर्फ देखता हूं, मैं रिप्लाई नहीं करता, तो उसने बोला कि ये व्हाइट ग्रब का पापा है, व्हाइट ग्रब का पापा है बोले, ये अभी आ गया है। तो ये बाकी जो बबूल है, नीम है, बेर है, इसके पत्ते खाता है और उसके बाजू में उसको जहां पे भी ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा मिलेगा, सेंद्रीय पदार्थ जहां पे ज्यादा मिलेगा वहीं पे जाके अंडा देता है, वहीं पे जाके ये अंडा देता है। और इसकी जो ग्रब है, उसकी जो इल्ली है, ये इल्ली वहां पे डैमेज करती है। इस प्रकार से होता है ये व्हाइट ग्रब, इसकी लाइफ साइकिल सबने देखा हुआ है, गोबर खाद के साथ में आती है, गोबर खाद के साथ में आती है। और जब आपका खेत में ये ज्यादा होगी तो जब प्लाविंग करते हो आप, वहां पे बहुत सारे बगड़े या कौवे ब्लैक कलर के वो इसको खाने के लिए आ जाते हैं, इस प्रकार से होती है। और फिर ये जड़ों को भी कभी कभी डैमेज करती है, लेकिन पौधा मरता नहीं है, छोटा पौधा है तो फिर मरेगा। इस प्रकार की मिट्टी में मिलती है। पौधा का ग्रोथ रुकेगा, फिर उसको वो मारेगा अगर ज्यादा खाएगा तो। मिट्टी का टेम्परेचर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। जब आपकी मिट्टी में एरेशन अच्छा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा है, गोबर खाद के बाजू में ये सबसे ज्यादा एग्लिंग करती है, या फिर आपने ये कर दिया है, केचुआ खाद बना लिया है, तो केचुए खाद में इसका बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा वहीं पे भी आती है। इसके लिए नया एक टेक्नोलॉजी अभी आया हुआ है, ईपीएन। ईपीएन मतलब एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड। एक पाउडर फॉर्मुलेशन में ऐसे निमेटोड अभी आए हुए हैं जो निमेटोड इसके पेट में जाके उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसको मार देते हैं, उसको मार देते हैं। ये है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ढूंढ ढूंढ के उसके पेट में एंट्री कर लेते हैं, मुंह से या बॉडी से, स्किन से। इसको अगर आपको कंट्रोल करना है तो मेटराइज्म जो है ये अच्छा काम करता है।
ये एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड जो है वो भी नेमाशक्ति नाम से आता है। ये आईसीआर का टेक्नोलॉजी है।